डॉक्टर इरशाद अहमद खान, सबसे पहले मैं आप ही के पास यहाँ पर आना चाहूँगी। किस तरह से वहाँ की स्थिति को आप देख रहे हैं, क्या अपडेट्स इस वक्त आप लोगों को मिल रहे हैं? क्योंकि सरकार जो दावे कर रही है, बलोच आर्मी जो दावे कर रही है, वो बिल्कुल जुदा है एक दूसरे से। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा कि आज बहुत खूबसूरत दिन है। देखें, खूबसूरत कोट मैंने इसीलिए पहना कि खूबसूरत दिन है और दहशतगर्दों को मारने का दिन था कल, और बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े एहसन तरीके से मेरी एजेंसीज ने, मेरी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को क्लीन अप किया और दहशतगर्दों को दोज़ख वासिल किया। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, जैसे कि आप फरमा रही हैं कि जी दहशतगर्दों का दावा है कि 20 घंटे, मैं कहता हूं कि 20 घंटे क्या, अभी इनकी ऐसी दुर्गत बनाई जाएगी हमारे इदारों की तरफ से। हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, कोई दूसरी राय नहीं है कि 20-25 लोग पाकिस्तान के मासूम शहरियों को और मेरी एजेंसी के लोगों को शहीद किया गया। उन्होंने शहादत का जामिन हासिल किया। क्यों किया? अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं कल देख रहा था आपके चैनल पे कि आपके जनरल बख्शी साहब हैं, वो फरमा रहे थे कि मेरी फौज इतनी आसानी से काबू नहीं पाएगी और बहुत सारी शहादतें होंगी। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि देखते जाइए, ऐसा ऐसा ना कोई शहरी शहीद होगा, ना कोई फौजी शहीद होगा, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, एहसन तरीके से दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा कोई जरूरत ना करे। तो आप ये देखिए कि जो लोग शहीद हुए हैं वो इस ऑपरेशन में शहीद नहीं हुए। इनके, हमारे आर्मी के जवानों के पहुंचने से पहले जो उन्होंने धमाके के साथ ट्रेन का डिब्बा उड़ाया और जो उसका ड्राइवर को शहीद किया और जख्मी किया लोगों को, वो लोग शहीद हुए। अदरवाइज जब हमारी फोर्सेस पहुंची वहां, उसके बाद उन्होंने टोटली कंट्रोल किया और जो दहशतगर्द और जो सुसाइड बम्बर बैठे हुए थे, पहले उनको टारगेट करके उनको उड़ाया गया, फिर लोगों को आज़ाद करवाया गया। देखिए, हमारी फोर्स दुनिया की अजीम तरीन फोर्स है, मेरी आर्मी दुनिया की अजीम तरीन आर्मी है, और लोग मानते हैं इस बात को। तो आज उन्होंने साबित भी किया और साबित कदम रही मेरी फोर्स के जवान कि जिन्होंने दहशतगर्दों को उनको अंजाम को पहुंचाया। अब वक्त वो है कि उनके जो आका हैं, जो उनको पालने वाले हैं, अब जो उनको पैसा देने वाले हैं, अब उनका इंशाअल्लाह किला कमा करेंगे। उनको देखें, अब उनके राब्ते अफगानिस्तान के साथ थे सैटेलाइट के जरिए। देखिए, हम अच्छे पड़ोसी हैं, हम अच्छा बिहेव करते हैं, हम कभी भी इरशाद साहब आएंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर अभी ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि 200 ताबूत अगर भेजे गए थे तो उसकी वजह क्या थी। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ और अपडेट्स यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताते चल रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के सामने इस वक्त बड़ी चुनौतियां कितनी हैं, क्या क्या चैलेंज पाकिस्तान के सामने सीधे तौर पर खड़े हो गए। बलूचिस्तान की सीधी बगावत जो है वो पाकिस्तान के सामने आकर खड़ी हो गई है। उग्र आंदोलन से टूट का खतरा जो है वो अब यहाँ पर मंडराने लगा है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर विवाद जो है वो यहाँ पर और गहरा जाएगा, इसका भी खतरा है। साथ ही तहरीक तालिबान पर जो है पाकिस्तान के हमले वो हम लगातार देख रहे हैं। और सिर्फ मामला इतना ही नहीं है, आर्थिक मोर्चे पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी बदहाली की स्थिति जो है वो सीधे तौर पर किसी से छिपी नहीं हुई है। पाकिस्तान की दिवालिया होने का खतरा जो है वो अपने आप में लगातार पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है। इसके अलावा हम अगर दूसरी तरफ आए सीमा के, तो पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो पाक सरकार के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। सैन्य दखल और राजनीतिक अस्थिरता जो है वो एक पाकिस्तान की गंभीर समस्या है और लंबे समय से चली आ रही समस्या है। ये बहुत पुराना एक मामला है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो बने हुए हैं। सिवाज साहब, अगर आपके पास में आऊँ, आपने डॉक्टर इरशाद को भी सुना है। यहाँ पर भले ही सरकार ये दावा कर रही है, लेकिन जितनी चुनौतियां इस वक्त पाकिस्तान के सामने हैं और जिस तरह से उन्हें निपटना है ये आसान नहीं। और ट्रेन हाईजैक का जो मामला है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर देखो अदिति, एक सच्चाई है कि क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बता रही है, वो जो इरशाद साहब बता रहे थे, मगर वहाँ से जो बीएलए है वो कुछ और ही बता रही है। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी की है उन्होंने, काफ़ी पाकिस्तान के सैनिकों को मार दिया है, अभी भी उनके पास बंधक है। बट इस बात को हम यहीं रखते हैं कि भाई जो अभी पाकिस्तान की अथॉरिटी बता रही है उसको मानते हुए चलें, मगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आज है क्या कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, स्पेशली तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है बलूचिस्तान में, वो बेसिक इस अगेंस्ट है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया है बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज के अंदर, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, उसके बाद गैस, ऑयल,
मगर सबसे पुअर है। वहाँ पर कैपिटा इनकम अगर आप दूसरे प्रोविंस के मुकाबले में कम से कम आधे से कम है। और यही नहीं, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट 87% है, इन्फ्लेशन डबल फिगर में है, लोगों को खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। ऐसे में तो फिर बलूचिस्तान के लोग सड़कों पे आएंगे। और ये जो हादसा हुआ ये पहला नहीं हुआ है, 2 साल में करीब करीब 400 से 500 जो हैं एक प्रकार कैजुअलिटी कर चुके हैं ये बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अपन झांकना पड़ेगा, अंदर देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है बलूचिस्तान की। देखें, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी बनाया है, वो जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसमें $62 बिलियन पैसा खर्च किया पाकिस्तान ने, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सोचते हैं कि जो अभी तक तो वो रिसोर्सेज को पाकिस्तान ही एक्सप्लॉइट करता था, अब वो चीन भी करता है, क्योंकि जो ग्वादार पोर्ट बना दिया, 250 किलोमीटर का इलाका इन्होंने एक्वायर कर लिया है। जो मछुआरे जाते थे अपने समुद्रों में मछली पकड़ने, वो भी नहीं जा सकते। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो वाकई बहुत ज़्यादा है। और ये भी सच्चाई, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था। उनको 1948 में ज़बरदस्ती एक प्रकार से जो कलात का किंग थे उसको बुला के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन कराया गया था, और तब से ही इंसर्जेंसी स्टार्ट है। तो सच्चाई है, पाकिस्तान के अंदर आज आतंकवाद फैल इसीलिए रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने ही आतंकवाद क्रिएट किया। देखो, हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अपने कोर्टयार्ड में अगर आप सांप पालेंगे तो वो एक दिन सांप और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेंगे, एक दिन आपको भी डसेंगे। और यही हो रहा है आज। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान कोई आसमान से नहीं आया, ये पाकिस्तान की ही क्रिएशन है जो इनको कट करे। मगर अभी भी ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजते हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं। जो आतंकवादी इनके अगेंस्ट लड़ते हैं, चाहे वो टीटीपी है या बीएलए है, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो जब तक आप आतंकवाद के 2 मापदंड करेंगे फिर हम लड़ नहीं सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सिवाल साहब आपने कही है कि यहाँ पर आप अगर अंतर कर रहे हैं आतंकवादियों में, और जिस तरह से पनाह देने का आरोप हमेशा पाकिस्तान पर लगता रहा है, किस तरह से आतंकवादियों को बढ़ावा दिया और बाद में फिर एक तरह से विक्टिम प्ले करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता नजर आया। यहाँ पर अब हम एक और नजरिया इसका देख रहे हैं कि बीएलए का पुराना टारगेट किस तरह से रहा है। जाफर एक्सप्रेस जो है वो मामला हमने देखा था, 2018 की ये बात है, खतरनाक धमाके से बची थी वो ट्रेन। बलोच विद्रोहियों ने 2 बड़े धमाके यहाँ पर किए थे। धमाका जो है ट्रेन के पहुंचने से 200 फुट पहले हो गया था। 2023 की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, 2018 का मामला था। 2 महीने में ट्रेन पर 2 बार हमला हुआ था। हाईजैक वाली जगह पर ही हमला हुआ था। जनवरी में धमाके की वजह से ट्रेन डीरेल हुई थी। क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर ट्रेन पटरी से उतरी थी और ट्रेन डीरेल होने से 13 लोग जख्मी यहाँ पर हो गए थे। फरवरी की बात करें तो क्वेटा से पेशावर जाते वक्त भी ट्रेन पर हमला हुआ था। धमाके में एक यात्री की जान चली गई थी, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 11 मार्च 2025 का दिन आता है, सीबी के पास धमाका कर ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है। 100 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा जो है वो यहाँ पर बलोच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपने अपने दावे दोनों तरफ से हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फराज साहब हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। फराज साहब, यहाँ पर पाकिस्तान पर खुद पर आतंक को बढ़ावा देने के कई गंभीर आरोप हैं, कई सबूत भी हैं। ऐसे में उसके नतीजे दुनिया के सामने अब धीरे धीरे आ रहे हैं। उनके घर में ही अब विद्रोह जो है सिर उठा रहा है। बलूचों पर जो अत्याचार हुआ वो जिस तरह से किया गया और उसका जो विद्रोह है वो आपके सामने सिर उठाता हुआ नजर आ रहा है। आप हाईजैक वाले मामले पर भी अपडेट करें और किस तरह से वहां पर देखा जा रहा है इस पूरे मामले को सरकार के लिए, वो भी बताएं। अदिति, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं। कल पूरा दिन और उससे पिछले दिन डिस्प्यूटेड खबरें आती रहीं कि कितने लोगों को अगवा कर लिया गया है, यरगमाल बना लिया गया है। कहा गया कि तकरीबन 200 लोगों को अगवा किया गया है। तकरीबन 100 जो थे वो फौजी हाजिर सर्विस लोग थे जिन और उनकी फैमिली थी जिनको अगवा किया गया है, यरगमाल बनाया गया है। लेकिन एंड में एक ड्रॉप सीन होता है जहां DGISPR जो पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन है उन्होंने ऑथेंटिक और एक वेरीफाइड अपडेट बताई कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप हो चुका है, ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर तकरीबन 33 जो आतंकवादी है, 33 दहशतगर्द थे जो BLA के, उनको मारा जा चुका है। तमाम जो मगवी हजरात थे जो भी पाकिस्तानी
को अगवा किया गया था उनको रिहा करवा लिया गया है, और ऑपरेशन काफ़ी जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 21 लोग जो थे 21 पाकिस्तानी जो उस ट्रेन में सवार थे वो हलाक हो गए थे। और ये तब हलाक हुए थे जब शुरू का जो फर्स्ट वेव ऑफ जो अटैक था ये उसके अंदर हलाक हुए थे। तो अभी ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है, जिसमें जो लोग अभी अनअकाउंटेड फॉर हैं उनको तलाश किया जा रहा है। बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि जब दहशतगर्दी का हमला शुरू में हुआ था तो काफ़ी लोग अपने बलबूते पे भी वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए थे। दूसरी चीज़ मैं सुन रहा था जनरल साहब को, जहाँ वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ये जो टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान तफरीक करता है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के अंदर, और पाकिस्तान ने ही दहशतगर्द क्रिएट किए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान को जब दुनिया लेंस से देखती है, स्पेशली जब भारत से देखा जाता है या अमेरिका की तरफ से देखा जाता है, तो एक बड़ी बारीक लेंस से देखा जाता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्द क्रिएट नहीं किए, इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। आपको याद होना चाहिए 1990 की दहाई में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला किया, अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब अमेरिका और अमेरिका के एलाइज ने मिलकर तालिबान क्रिएट किए थे पाकिस्तान की मदद लेकर। और उसके बाद जब सोवियट्स जो थे वो टूट गया और सोवियट्स हार गए, और तो अमेरिका भी चला गया यहाँ से, और तालिबान वो लेफ्ट फॉर पाकिस्तान टू डील विद। 20 साल बाद 2021 में भी यही हुआ कि तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी गई, तालिबान के खिलाफ एक किला कुमा किया गया। उसके बाद अमेरिका जो था जिस तरह नहीं, अमेरिका की नजर से तो फराज साहब देखने की बात हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत ने जो भुगता है उसको भारत भुला नहीं सकता, और हमने सबूतों के साथ इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रखा है, पाकिस्तान के सामने भी रखा है। हम ऐसे तमाम उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। 1993 के अगर हम देखें, मुंबई हमलों को हम देखें, तो भारत को जिस तरह का नुकसान पाकिस्तान ने पहुंचाया है वो किसी से छुपा नहीं। हम चर्चा को जारी रख रहे हैं। तिलक देवाशीष साहब भी हैं यहाँ पर। सर, आप भी तमाम बातचीत सुन रहे हैं लोगों की, आपकी भी प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान घिरता हुआ भी नजर आ रहा है और फिलहाल जो दावे किए जा रहे हैं बंधकों की रिहाई को लेकर, उस पर तो तस्वीर साफ होती दिख नहीं रही है। देखिए, मुझे यहाँ तक लगता है कि बड़ा कंफ्यूजन है। पाकिस्तान आर्मी कल रात से बोल रही है कि ऑपरेशन क्लियर, 33 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड, बाकियों को रेस्क्यू कर दिया है, और जो बलोच है वो कुछ और कह रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। दिस इज गोइंग टू बी नाउ ए वॉर ऑफ नैरेटिव्स, किसका वक्तव्य जो है वो आगे आता है, और क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, दे आर एबल टू पुश देयर नैरेटिव आउट, और बलोचों के पास इतना शायद नैरेटिव कुव्वत नहीं है, so they are not able to push the narrative out। पर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सिर्फ 33 कैजुअलिटीज, 33 मिलिटेंट्स हैव बीन किल्ड और कैजुअलिटीज इतनी हैं। जब बलोच कह रहे हैं 2 दिनों से कि पहले उन्होंने इतने लोगों को हलाक कर दिया है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं है। खैर, अल्टीमेटली क्या होगा कि जब ये लाशें पहुंचेंगी ना या आर्मी सोल्जर्स के गाँव में, खासकर ज़्यादातर तो पंजाब से ही होंगे, फिर रियलिटी विल कम आउट कि हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली डाइड। बट मुद्दा सिर्फ ये एक इंसिडेंट का नहीं है। मुद्दा ये है कि जब बलोचों ने जो स्ट्राइक की है, तो हाईजैक का ट्रेन, मेरी मेमोरी में तो ऐसी वाकई कभी पहले नहीं हुआ, स्पेशली नॉट इन द सब कॉन्टिनेंट। दिस इज सच अ ह्यूज एस्केलेशन कि इतनी, अब इसके बाद लोग जब डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान को, इट विल बी प्री जाफर एक्सप्रेस एंड पोस्ट जाफर एक्सप्रेस। बिल्कुल। और इतना जो इंकरेजमेंट लोगों को मिलेगा, बलोचों को, पश्तूनों को, सिंधियों को, कि अगर ये कर सकते हैं और पाकिस्तान आर्मी को हम या पाकिस्तान स्टेट को इस तरह डैमेज कर सकते हैं, तो दिस विल सर्व एज एन एग्जाम्पल। आगे चल के ये मत समझें कि उन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट इशू कर दी कि हमने इतने हलाक कर दिए और ये मैटर इज ओवर और ऑपरेशन क्लियर हो गया है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। दिस हैज पुट द इंसर्जेंसी एक नए लेवल पे चली गई है पाकिस्तान बलोच इंसर्जेंसी। बिल्कुल। और ये जो बात है इसको हम अगर थोड़ा और अगर दूसरे पहलू पर भी देखें, जाफर एक्सप्रेस बीएलए का निशाना आखिर क्यों बनी या किस तरह से बीएलए ने उस पर निशाना साधा, इसके अपने आप में कई वजह हैं। सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं कि आवाजाही लगातार यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। अगर हम पुलिसकर्मियों के लिए बात करें तो पुलिसकर्मियों के लिए भी यातायात का जरिया ये यहाँ पर रही हुई है जाफर एक्सप्रेस। इसके अलावा हम देख रहे हैं अगर तो सेना जो है, सेना के हाई रैंक अफसर जो हैं वो भी यात्रा करते हैं इस रूट पर इस तरह से, और कई बार आईएसआई के एजेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि उस तरह से उसे निशाना बनाया गया है। और अगर हम देखें कि ताकत की बात करें, यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ताकत की अगर हम बात करें तो साल 2000
शुरुआती जो दौर था उसमें करीब 6,000 लड़ाके जो हैं वो इनके थे, और अगर अब धीरे धीरे अनुमान की बात करें तो 1,000 से 1,500 लड़ाके जो हैं वो यहाँ पर इनके हो सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि उनकी ताकत कितनी है इस पर अगर हम बात करें, पाकिस्तानी रिपोर्ट जो है उसमें करीब 600 लड़ाके जो हैं हो सकते हैं, ऐसा दावा किया गया है। डॉक्टर इरशाद, यहाँ पर आपके पास अगर मैं आऊँगी, आपने हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं उन सभी को यहाँ पर आपने सुना है, और अब जब बात की जा रही है कि ये जो मामला हुआ है जाफर एक्सप्रेस का, ये अपने आप में एक बहुत बड़े स्तर पर चला गया है मामला, और कई तरह के सवाल जो हैं वो इस पर उठेंगे। तो कमी तो रही है, जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतनी बड़ी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, तो सुरक्षा को लेकर सवाल तो उठेंगे ही। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आपके मेहमान तमाम कह रहे थे कि बलोच, ये बलोच नहीं है। बलोच मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। दहशतगर्द का ना कोई धर्म होता है, ना कोई नस्ल होती है, ना कौम होती है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है। पूरी दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसमें कौम को, नस्ल को शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ दहशतगर्द कहा जाता है। प्लीज पहले आप ये अपने अल्फाज ठीक कीजिए कि वो बलोच हैं। बलोच नहीं है। बलोच मोहब्बत करते हैं, बलोच हमारा दिल है, बलोच हमारी जान है, बलोचिस्तान हमारी जान है। ये पहले याद रखिए आप। दूसरी बात, ना हमारे पाकिस्तान में पंजाबी, ना सिंधी, ना बलूची, ना पठान, हम सब पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, हम इस घटना के बाद मेरी कौम, पूरी कौम, पूरे इदारे एक पेज पे थे। हमने सब ने मिलकर के बड़े तहम्मुल, बड़े सब्र के साथ इन दहशतगर्दों को का खात्मा किया और अपने लोगों को बिल्कुल सेफ एंड साउंड आज़ाद करवाया। अब दूसरी बात आप कर रहे हैं कि जी दहशतगर्द कुछ कह रहे हैं और हमारी हुकूमत कुछ कह रही है। मैं कह रहा हूँ हुकूमत सच कह रही है। दहशतगर्द, कोई दहशतगर्द इस वक्त मौजूद नहीं है। जो थे उनको अंजाम तक पहुंचाया गया। जो उनके मालिक हैं उनको अब पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह, और पकड़ के उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि कभी दोबारा दुनिया में कभी पनपे ना ये दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने का वक्त है। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि अभी सहवाज सर कह रहे थे कि जी मछेरों को खत्म कर दिया और सी पैक बन गया। देखें सहवाज सर, जब कोई चीज तरक्की करता है, जब कोई शहर, जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो वहाँ रोजगार के मौके बहुत ज्यादा होते हैं। जरूरी नहीं कि जो मछलियां पकड़ते हैं समंदर में उनकी नस्ल भी मछलियां पकड़ती रहे। जब सी पैक बनेगा, तरक्की होगी, उनके लिए रोजगार के मौके खुलेंगे, उनको बहुत सारा रोजगार मिलेगा। मैंने तो एक प्रोग्राम में सहवाज सर आपको भी कहा था कि आप लोग, आपके लोग भी हिंदुस्तान से यहाँ नौकरियां तलाश करने आएंगे सी पैक में, बलूचिस्तान में। आप देखते जाइए खित्ता कितनी तरक्की करेगा और कैसे हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हम तो आपको भी एक ही जाफर साहब, आप बहुत आगे की बात यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल तो आप यही जवाब दे दीजिए कि ये जो स्थिति खड़ी हुई है आपके सामने, उससे आप कैसे बाहर निकलेंगे। अभी बंधकों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। 200 ताबूत जो भेजे गए हैं उसके बारे में डिटेल्स बता दीजिए। 200 ताबूत भेजने की वजह क्या रही है? देखिए, जब लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त हर किस्म का इंतजाम किया जाता है। जंगो जदल में हॉस्पिटल्स को भी खुला रखा जाता है और पूरे इदारों के लोगों को भी छुट्टियां मंसूख की जाती हैं। इसी तरह जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो उस वक्त वहां हर चीज प्रोवाइड की गई। वहां एम्बुलेंसेज भी गई, वहां कफन भी गए, वहां सब कुछ पहुंचाया गया कि खुदा न खास्ता को बड़ा मिसहैप ना हो जाए, क्योंकि वहां उनके बम स्क्वाड के लोग थे, उनके दहशतगर्दों ने अपने जैकेट बांधी हुई थी, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरी आर्मी की, मेरे इदारों की स्ट्रेटेजी इतनी बेहतरीन और इतनी सुपर थी कि उन्होंने उनको टारगेट करके, निशाना बना करके उन दहशतगर्दों को जिन्होंने बारूद से भरी जैकेट पहनी हुई थी, पहले उनको उड़ाया। जब उनको उड़ाया तो वो खतरा खत्म हो गया कि खुदा ना खास्ता मेरे लोगों की शहादतें होंगी, मेरे लोग दुनिया से जाएंगे, तो उनको बेहतरीन तरीके से बचा लिया गया। लेकिन इंतजामात बहुत जरूरी होते हैं इस तरह के करने। कफन भी भेजने थे, वहाँ एम्बुलेंसेज भी भेजनी थी, वहाँ मेडिसिन भी भेजनी थी, हॉस्पिटल्स को भी खुला रखना था। पूरी तो कुल कैजुअल्टीज के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं डॉक्टर इरशाद, ये भी बता दीजिए। किसके बारे में? टोटल कैजुअल्टीज कितनी हुई है वहां पर? देखिए 25 लोग शहीद हुए हैं हमारे, जिसमें 4 तो रेलवे के हैं और बाकी कुछ सिविलियन थे और कुछ मेरे रेंजर के जवान हैं। तो उन्होंने मुल्क के लिए जान दी है, अपनी कौम के लिए जान दी है, अपनी सरहदों के लिए जान दी है और दुश्मन को दिखाया है कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान के लिए मजबूत हैं और पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और इसका सबूत कल आप लोगों को मिल गया और सारी दुनिया को मिल गया और दहशतगर्दों को मिल गया कि अब ऐसा होने नहीं देगी मेरी हुकूमत, मेरे इदारे। अब इंशाल्लाह मैं तो आपको फिर दावत दे रहा हूँ, खुदा की कसम फिर दावत दे रहा हूँ और दिल से दावत देते हैं हम लोग कि आओ मिलकर के खित्ते को पाक कर दें दहशतगर्दी से।
नापाक इरादों को दुश्मन के ख़त्म कर दें। लेकिन काश आप सोच बदल लें, लेकिन आप सोच बदलते नहीं हैं। जैसे सोच डॉक्टर इरशाद साहब सोच जरूर बदलेंगे अगर सोच जरूर बदलेंगे डॉक्टर इरशाद साहब, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें बदल लेगा तो सोच भी हम बदलने को तैयार हैं। डॉक्टर सिवाज का रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं, आपने जवाब दिया है। डॉक्टर सिवाज के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। डॉक्टर सिवाज, जो बात डॉक्टर इरशाद यहाँ पर कह रहे हैं वो पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रहे हैं, आगे की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, BLA के गठन की अगर हम बात करें 2000 के आसपास हुआ था, 25 सालों का वक्त हो गया, पाकिस्तान उस पर बैन भी लगा चुका था, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से सर उठाया है और अब ये जो बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है, तो ऐसे में तो उसका आतंक और बढ़ता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि जो क्यों बलूचिस्तान के लोग अगेंस्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उनको ऐसा लगता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी इसके अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका फायदा उनको नहीं होने वाला। उनका फायदा या तो पाकिस्तान या चीन ही करेंगे। उनके टेक्नीशियन, इंजीनियर, वर्कर सब चीनी आए हैं या पंजाब से आए हैं, तो उनको लगता है कि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज में रिच है बलूचिस्तान, मगर उसका फ़ायदा बलूचिस को नहीं मिल रहा बल्कि बाकी पाकिस्तान और चीन ले रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, इसीलिए तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है। अब हुआ क्या है, कुछ एक दिन में BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी एक प्रकार से गठजोड़ हो गया। वो कहते हैं ना, एनिमीज माई फ्रेंड, तो ये भी सच्चाई है। इसीलिए ये जो अभी आतंकवाद की घटनाएं हैं ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगर बलूचिस्तान में कर रहा है, तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस बार आप कहो कि इंक्रीज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बात आती है कि जिस प्रकार से इरशाद साहब भी कह रहे थे कि हम मिलके आतंकवाद को लड़ते हैं, देखो सच्चाई क्या है कि आपको झांकना पड़ेगा अंदर। ये जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी अपने लॉन्च पैड पे बिठा रखे हैं, जब तक आप उनको डिसमेंटल नहीं करेंगे, उनको भारत की तरफ भेजने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम लड़ नहीं सकते। अगर आपने जॉइंट लड़ना है तो आतंकवाद का साथ छोड़ दें। भारत तो कहता है कि भारत पाकिस्तान से बात करने को तैयार है, मगर टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। हमें पता है मुंबई 2008 में जिस प्रकार से वहां पर हादसे हुए थे, हमने डोजियर पे डोजियर भेजे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ये सच्चाई है। सुन ले इरशाद साहब, सुन ले, हमने तो दहशतगर्दी आप लोग करते हैं। इरशाद साहब सुनिए नहीं, आपको टोका नहीं गया था, अपनी अपनी बात शांति से रखिए। टोकन गया प्लीज। हाँ देखो सच्चाई ये है कि इरशाद साहब ने एक और पॉइंट बोला कि आओ हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं उसको कितना सक्सेस होगा वो आप भी जानते हैं, मगर मैं दो बातें बताऊंगा। भारत जो है एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिक जो स्कीम है प्रेजेंट गवर्नमेंट की वो काबिल तारीफ है। भारत को किसी की कोई जरूरत नहीं, बल्कि ये सच्चाई है आज की तारीख में जो हमने डेवलपमेंट की है करीब की 15-20 साल में वो काबिल तारीफ है। इसीलिए हम 10 से 5वीं इकोनॉमी आगे अभी 3rd बनने वाले हैं और इसी प्रकार से मिलिट्री पावर हम 4th बनने। ये सच्चाई है, इसका वजह रीजन यही है, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री। शिवा साहब एक फाइनल क्वेश्चन में फाइनल सवाल में एक फराज साहब से यहाँ पर लेना चाह रही हूँ। फराज साहब अगर हम बिल्कुल अब इसके डिस्कशन को खत्म करने पर आ रहे हैं, लेकिन फराज साहब पाकिस्तान के भीतर ही जितने मोर्चे खुले हुए हैं, पाकिस्तान को अपने स्तर पर ही कई चैलेंजेस को झेलना है यहाँ पर, उसमें जॉब्स और गरीबी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर देश दिवालिया होने की कगार पर आ जाता है तो जो बात सिवाज साहब कह रहे हैं और जो बात इरशाद साहब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं भीतर झांकने वाली बात तो सच है ना। देखिए दीदी, एक तो मैं आपको सिंपल बात बता दूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान इज टू बिग टू फेल, बिकॉज अगेन पिछले 4 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान विल सर्वाइव बिकॉज अगेन दुनिया के भी स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर है। दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि आपके जो इंडिया से जेंटलमैन है दे हैव हैड देयर ऑब्जर्वेशन, मतलब पूरी रिस्पेक्ट मैं करता हूं उनकी, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि माजी में यस देयर वाज डिसइनफ्रेंचाइजमेंट बलूचिस्तान के अंदर, उनको मेन स्ट्रीम नहीं किया जाता था। लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ देखिए बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट हो रहे हैं, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वहां सड़कों का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। आप पूरी अंदाजा करें कि जब ये सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही होगी किसको तकलीफ होगी, मुल्क दुश्मन अनासिर को ही होगी।
तो जो आज अटैक कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनको इस पूरी डेवलपमेंट से ही तकलीफ है, उनको पूरी जॉब क्रिएशन से ही तकलीफ है कि अगर हम जॉब्स क्रिएट हो गई, अगर इकोनॉमिक जोन्स बन गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, तो यूथ जो है वो उनके साथ असला पकड़ने के बजाय नौकरियां करेगी, वो डेवलपमेंट का हिस्सा करेगी, वो मेन स्ट्रीम हो जाएगी। तो जो दहशतगर्द हैं वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये जो डेवलपमेंट है, ये जो हर्डल्स क्रिएट करें, ये बिल्कुल डेवलपमेंट फराज साहब, इतना ही वक्त था मेरे पास, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, फराज साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। और भारत यही चाहता है कि आप लोग जल्द से जल्द इस मुश्किल हालात से बाहर निकलें और सच जो भी है वो जरूर सामने आए।